प्यारे बच्चों, तो आप लोगों के क्वेश्चंस तो बन रहे हैं टेस्ट पेपर में आपकी एग्जाम में, लेकिन एक समस्या आ रही है कि असरसन रीजन का दूर दूर तक अता पता नहीं है, अंदाज से सब काम चल रहा है। तो आज हमारी जो विद्यम टीम है वो इसीलिए आई है अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कि असरसन रीजन का आंसर कैसे एक्सप्लेन करें। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, असरसन लिखा है BH3 बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और फिर रीजन लिखा BH3 ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 2 बोलेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन से शेप निकलता, शेप से हाइब्रिडाइजेशन नहीं, जबकि उल्टा है, शेप से हाइब्रिडाइजेशन बनाए गए, जिसको मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। मान लो मैंने ये BH3 ले रखा है और इसका जो एंगल है 120 डिग्री है, और इसमें अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन को इंडेक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से सॉल्व करता हूं तो सारे बच्चे देखो इसका आंसर आ गया 2, आंसर आ गया sp2। ये प्रूव हो गया कि शेप से हाइब्रिडाइजेशन बना है। ठीक है, तो अब आप असर्शन पढ़ो कि बोरॉन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, BH3 ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो इनको ना बिकॉज से ऐड करो। पहले असर्शन पढ़ो, फिर बिकॉज लगाओ, फिर रीजन पढ़ो। देखो बच्चों, एक फ्लो में जा रहा है। In BH3 boron is sp2 hybridized because BH3 is trigonal planar molecule। आ गया ना, तो फर्स्ट आंसर। और रिवर्स जोड़ोगे बच्चों की BH3 is trigonal planar molecule because in BH3 boron is sp2 hybridized, तो सेकंड आंसर। और बाकी जो हमारे पंकज सर हैं वो फिजिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, मैंने एग्जांपल लिया है जैसे फिजिक्स में रेसिस्टेंस का, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 या असर्शन और रीजन में। सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको ये सोचना चाहिए कि ये दोनों असर्शन और रीजन इंडिपेंडेंटली करेक्ट हैं या नहीं। अगर इंडिपेंडेंटली करेक्ट या इनकरेक्ट आपको दिख जाए तो ऑप्शन 3, 4 पे चले जाते हो। लेकिन अगर दोनों इंडिपेंडेंटली करेक्ट हैं तो आपको देखना है कि एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, रीजन इज एक्सप्लेनिंग और नॉट। तो इसके लिए आप देखो भाई एक एग्जांपल, जैसे ये आप सर्किट में बड़ा कॉमन सा ये सर्किट है भाई, और इसमें ये तीनों रेसिस्टर आपको पैरेलल में दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं पैरेलल में भाई? तो ये आपको मालूम है कि ये अगर ए पॉइंट है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, बिल्कुल ठीक है भाई। और ये बी है तो ये वाला भी बी है, और ये वाला भी बी है, और ये वाला भी बी है। इट मीन्स ये तीनों जो हैं आप देख रहे हो ए और बी के क्रॉस, R2 भी ए और बी के क्रॉस, R3 भी ए और बी के क्रॉस, तो ये तीनों तो पैरेलल में आपको दिख रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो भाई करेक्ट है, ठीक है। और अगर हम लोग इधर सेकंड स्टेटमेंट देखें यानी रीजन देखें, इसमें लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 एंड R3 आर सेम, तो बिल्कुल ठीक है भाई। ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो सब तो ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड है। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जरूर सेम है। तो इसमें लिखा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये बात करेक्ट है, इंडिपेंडेंटली करेक्ट है। अब बात रहेगी कि ये एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, वो देखने हैं आपको। तो आप ये सोचो कि ये ट्रू है, ये इस बात का प्रूफ है कि ये भी ट्रू होगा, मीन्स दिस इज इम्प्लाइंग स्टेटमेंट 1। तो आप देखो भाई, यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि हाँ भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है तो इसलिए पैरेलल में है, तो ये सोचना बिल्कुल गलत होगा। देखो फैक्ट क्या है कि अगर पैरेलल में हैं 2-3 रेसिस्टर्स तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जरूर सेम होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दिस डजंट इम्प्लाई दैट R1 R2 R3 विल बी इन पैरेलल। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने से पैरेलल नहीं डिफाइन होता, पैरेलल होने से पोटेंशियल डिफरेंस जरूर सेम होंगे। क्यों भाई? क्योंकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो आपके घर में एक ट्यूबलाइट है, मेरे घर में भी ट्यूबलाइट है, दोनों के अक्रॉस 220 वोल्ट है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो क्या दोनों ट्यूबलाइट जो है वो पैरेलल में है? ऐसा तो नहीं है। सो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने से पैरेलल नहीं होता। हाँ बच्चों, तो देखो बात चल रही है असर्शन और रीजन की। यहाँ पे एक एग्जांपल साइट की है कि ब्रीदिंग रेट ऑफ ए रैट इज मोर देन दैट ऑफ एन एलिफेंट। एक रैट का जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा एलिफेंट के कंपैरिजन में। एलिफेंट क्या है? बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसा क्यों होता है? अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है कि जो सेल छोटा है, जो ऑर्गेनिज्म छोटा है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। तो अब अगर हम यहाँ पे बिकॉज लगा के देखते हैं कि ब्रीदिंग रेट ऑफ ए रैट इज मोर देन दैट ऑफ एन एलिफेंट बिकॉज ए स्मॉलर द ऑर्गेनिज्म हायर विल बी मेटाबॉलिक रेट, तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर इस क्वेश्चन को हम रिवर्स करके देखते हैं, ए स्मॉलर द ऑर्गेनिज्म हायर विल बी मेटाबॉलिक रेट, इसको मैंने असर्शन ले लिया और रीजन में कर दिया ब्रीदिंग रेट ऑफ ए रैट इज मोर देन दैट ऑफ एन एलिफेंट, तो बेटा आंसर क्या होगा? यहाँ पे दोनों सही है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है असर्शन रीजन में? 4 स्टेटमेंट्स होते हैं, 1 और 2 में मेजर प्रॉब्लम आती है, 3 और 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब अगर आपके पास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है
और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर आपने एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है, एग्जाम्पल को आपने देखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप असर्शन रीजन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट वे है हम बिकॉज लगा करके देखें। बिकॉज लगा करके अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को लगा करके देखें तब हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा असर्शन और रीजन, यहाँ पर क्या है 1 सही है। अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं, रीजन को असर्शन कर देते हैं, असर्शन को रीजन कर देते हैं, तो आंसर क्या होगा 2nd हो जाएगा। थैंक यू।